नमस्कार दोस्तों, हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट था और उसमें सबसे पहले हमने थोड़ा बहुत डेफिनेशन वगैरह के बारे में बात किया था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है और कौन कौन से जो आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं उसके बारे में हमने बात किया कि त्रिकोणमितीय फलन हो गए, आपके बहुपद फलन हो गए, पोलिनोमियल्स हो गए और आपके पी बटा क्यू के रूप में लिखे जाने वाले हो गए, इन्वर्स वाले हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गए, लॉग वाले हो गए। तो ये सारे फंक्शन आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं। तो इतना हमने पिछले लेक्चर के अंदर कर लिया था। अब देखिए हम विश्लेषिक फलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें और पढ़नी पड़ेगी। लिमिट ऑफ आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन की फलन की सीमा कैसे करोगे, यानी इसमें जो फलन की सीमा है कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आप वास्तविक फलनों के लिए कर रहे थे उससे थोड़ा सा भिन्न होगा, उसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंजिंग होगी। फिर उसके बाद इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे, फिर जाकर आपके अवकलनीयता आएगी और फिर आपका जो हम विश्लेषिक फलन के बारे में बात कर रहे हैं वो आपका आगे आएगा। तो यानी कुल मिलाकर 2-3 चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी विश्लेषिक फलन से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। गांधी नॉलेज बैंक जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही अपने चैनल का भी नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपने लिमिट ऑफ ए फंक्शन कह सकते हैं फलन की सीमा। टॉपिक का नाम है लिमिट ऑफ ए फंक्शन, फलन की सीमा। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, देखिए वही कि z बराबर z0 पर फलन की सीमा होगी, यानी आप लगातार इस तरह करते आ रहे हैं कि लिमिट z से z0 की ओर fz, अगर ये मान आपके पास l आए और l क्या राशि हो, परिमित और अद्वितीय, यानी एक तो इनफाइनाइट होनी चाहिए और आपके पास एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, तो क्या होती है, फलन की सीमा विद्यमान होती है। और अगर हम बात करें आप नॉर्मल जो आप सामान्य फंक्शंस के लिए करते हैं, वास्तविक फलनों के लिए करते हैं, तो उसमें आप बाईं सीमा और दाईं सीमा निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो एक तल बनेगा, क्योंकि आप तल के अंदर ही आयोटा और उनको व्यक्त करते हैं। तो यानी ये आपके पास मान लीजिए कोई तल है और कहा है कि आपको यहाँ तक आना है, तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं, चाहे आप कोई सा भी पथ तय करें। मान लीजिए अगर ऐसे हम जा रहे हैं तो एक पथ आपका मान लीजिए यहाँ पर आपको आना है, तो एक पथ तो आपके पास ये हो गया कि यहाँ से आप आ रहे हैं। दूसरा पथ ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे जाएं और ऐसे जाकर फिर ऐसे आएँ, फिर ऐसे आएँ, यानी एक पथ ये हो गया आपके पास कि यहाँ से यहाँ आए। एक आपके पास ये हो गया कि आप इधर जाएं, फिर इधर आए, नीचे आएँ और फिर आप इधर जाएं। तो यानी देखो कितने पथ हो गए, यानी आपको मूल बिंदु पर वापस आना है और मूल बिंदु पर तय किए गए पथ कितने, देखिए एक तो सीधा ऊपर से आ जाए, एक आपका ऐसे जाकर फिर इधर जाए, फिर इधर आए, यानी पथ आप पथ तय कर रहा है। और ये यहाँ से भी ऐसा भी पथ है, यानी मूल बिंदु पर आने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जितने भी आपके तरीके हैं, तो पहली बात तो ये पथ पर निर्भर नहीं करना चाहिए फलन की सीमा। फलन की सीमा पथ पर निर्भर नहीं करें, एक यूनिक मान आए, परिमित आए और समान मान आए तो फलन की सीमा विद्यमान होगी। यानी आप कोई सा भी पथ तय करें, फलन का मान z बराबर z0 पर आपका एक तो यूनिक आना चाहिए, एक आपका इनफाइनाइट आना चाहिए और एक समान आना चाहिए। अगर ऐसा समान मान आता है तो फलन की सीमा विद्यमान होगी, अन्यथा फलन की सीमा विद्यमान नहीं होगी। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं डायरेक्ट सीधा कि फलन fz की सीमा l कहलाती है। फलन fz की सीमा l कहलाती है यदि लिमिट z से z0 बराबर l हो और जहां l विद्यमान है कि यदि लिख सकते हैं जहां जो आपका l है सीमा होगी या सीमा विद्यमान है होगी। अभी मैंने बात बताया क्या कि प्रत्येक पथ के अनुदिश जो l का मान है वो परिमित और अद्वितीय होना चाहिए। तो ये लाइन आप लिखेंगे होगी यदि प्रत्येक पथ के
यदि प्रत्येक पथ के अनुदिश अल का मान परिमित व अद्वितीय हो। पथ का मान परिमित व अद्वितीय हो, लिख सकते हैं। यानी पथ से स्वतंत्र हो, पथ पर कोई भी निर्भर नहीं करे, पथ पर मान निर्भर नहीं करना चाहिए, अर्थात पथ से स्वतंत्र हो, अर्थात पथ से स्वतंत्र हो। अगर ऐसा है तो आपके फलन की सीमा क्या होगी? विद्यमान होगी। फलन की सीमा विद्यमान होगी, सीधी सी बात है। इसमें मान आपका यूनिक और इन्फानाइट आना चाहिए। अगर आप जड़ से जड़ नोट लगा रहे हैं, लिमिट जड़ से जड़ नोट एफ जेड बराबर जो अल आ रहा है, सिंपल सी बात है। पथ लेकर देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए, अब मान लो ये एक्स एक्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, एक्स एक्स के अनुदिश लेंगे तो वाई का मान कितना होगा? वाई बराबर 0 होगा। और अगर हम वाई वाला पथ लेंगे, वाई एक्स के अकॉर्डिंग वाई एक्स पर लेंगे तो एक्स बराबर आपका 0 हो जाएगा, और वाई एक्स लेंगे तो एक्स बराबर 0, और एक वाई बराबर एम एक्स पर भी आप चेक करेंगे। तो यानी ये पथ आपको चेक करनी है। और अगर सभी में मान आपका समान आता है, अद्वितीय मान आता है, इनफाइनाइट मान आता है, तो कह सकते हैं कि आप कि उस बिंदु पर, जो बिंदु आपको दिया है z बराबर z नोट पर, आपके फलन की सीमा विद्यमान होगी, फलन की सीमा मौजूद होगी, फलन की सीमा विद्यमान होगी। तो यही आपकी फलन की सीमा है। अब एक वास्तविक फलनों के लिए आप क्या करते थे? बाईं सीमा और दाईं सीमा निकालकर चेक करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है? पथ चेक करना है, पथ पर देखना है कि किस पथ पर क्या मान आ रहा है। और पथ पर मान अगर आपका यूनिक और अद्वितीय और समान मान आना चाहिए प्रत्येक पथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि पथ पर उसका मान, सीमा का मान निर्भर नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो उस फलन की सीमा विद्यमान होगी, अगर नहीं होता है ऐसा तो फलन की सीमा भी विद्यमान नहीं होगी। तो ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, लिख लो कोई लिखना चाहता है तो। फलन की सीमा अच्छे से आपको समझ में भी आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करेंगे सीधा एक आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं अभी। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार आपका, क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन दिया है आपको कि लिमिट आपको दी है कि z से कहां तक? 0, और z का स्विंग अपॉन z का मान है। और आपको ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार। नंबर 1 कि आपका मान होगा 1, दूसरा कहाँ है कि -1 होगा, और तीसरा कहाँ है कि विद्यमान ही नहीं है, सीमा ही विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं। यानी आप पथ पर चेक करेंगे, अगर दोनों पथ पर आप चेक कर रहे हैं और आपको सीमा का मान मिलता ही नहीं है, यानी दोनों का समान मान नहीं प्राप्त होता है, दोनों अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि सीमा विद्यमान नहीं होगी। अगर 1 आता है दोनों में तो एक कह देंगे, अगर आपके पास -1 आता है तो कह देंगे कि -1 होता है। तो चलिए इसी पर चेक करते हैं। देखिए लिमिट z से z नोट, अब देखो z बराबर क्या होता है? x प्लस आयोटा y, ठीक है। और z का स्विंग लेंगे, स्विंग में क्या होता है? केवल मात्र चिन्ह बदलेगा, x माइनस का आयोटा y, ठीक है। अब देखो यहाँ से z से 0 की ओर है, तो यानी आप कह सकते हैं कि x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो z टेंस टू 0, तो यानी इसका अर्थ क्या है? x भी 0 की ओर, y भी 0 की ओर टेंस है। तो यानी आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, और z बार की जगह क्या लिखेंगे? x माइनस का आयोटा y अपॉन में x प्लस का आयोटा y। अब देखो पथ पर चेक करना है आपको, तो केस नंबर 1 आप लेकर चलेंगे यहाँ पर। केस नंबर फर्स्ट यहाँ लिखता हूं मैं, केस फर्स्ट मैंने अभी कहा पथ पर चेक करना है, तो सबसे पहले आप जो भी चेक करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। अगर आप एक्स एक्स के अकॉर्डिंग करते हैं, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग यानी एक्स एक्स लेते हैं, तो उस पर एक्स एक्स पर आपको मान पता है, वाई का मान कितना होता है एक्स एक्स पर? 0, सीधी सी बात है। तो वाई बराबर क्या हो गया यहाँ पर?
0 हो गया। अब देखो यहाँ पर हम रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, y बराबर 0 हो गया। देखिए तो 0 हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, देखो ये कैंसिल हो गया और x अपॉन x, और इसका मान कितना आ गया 1। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट में x लिया है और y बराबर आपने 0 लिया है तो आपको मान मिला है 1। दूसरा हम चेक करते हैं केस सेकंड पर कि yx के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, और yx हम लेंगे तो x बराबर आपको क्या मिलेगा इस बार 0। अब x बराबर 0 मिला है तो लिमिट y टेंस टू 0। अब देखो ये 0 हो गए, बचा क्या यहाँ पर देखिए माइनस का आयोटा y अपॉन में आयोटा y, इसका मान देखिए कितना आएगा माइनस का 1। अब देखो ध्यान से, क्या ये केस फर्स्ट से जो सीमा का मान आया है और केस सेकंड से जो लिमिट का मान आया है दोनों बराबर हैं क्या, दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है। तो यानी दोनों का मान बराबर नहीं है, यानी फलन का मान और फलन देख सकते हैं फलन की सीमा है वो विद्यमान नहीं होगी। देखिए मान अलग अलग आ रहे हैं दोनों में, 1 और -1, तो 1 और -1 क्या है, बराबर नहीं है। तो यानी आप कह सकते हैं क्या ये मान होगा, क्या नहीं होगा, नहीं होगा। ये आंसर आपका सही होगा कि इसकी लिमिट है वो विद्यमान ही नहीं है, मौजूद ही नहीं होगी, क्योंकि दोनों का मान आप देख सकते हैं अलग अलग आया है। एक y बराबर x पर आप चेक कर सकते हैं कि क्या आएगा, y बराबर x रखकर, ठीक है, तो उसको भी आप चेक कर लीजिए, y बराबर mx प्लस c जो आपका फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग लिख लो इस क्वेश्चन को। फिर आगे सांत्यता के बारे में बात करते हैं, कॉन्टिन्यूटी के बारे में, लिखो इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सांत्यता के बारे में, और सांत्यता के बारे में आपने पहले भी बात की थी जब हमने लिमिट वाला चैप्टर पढ़ा था, वो भी चीज़ें आपकी रिपीट हो रही हैं साथ के साथ, तो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो थोड़ा आप ध्यान से सुना करो, सब कुछ रिपीट हो जाएगा। अब देखिए आगे आता है चैप्टर आपका कंटिन्यूटी, टॉपिक है, चैप्टर तो चल ही रहा है, कॉन्टिन्यूटी कहेंगे सांत्यता, ठीक है, समझाएंगे। देखिए सांत्यता क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि फलन का मान जिस पर आप चेक करें z बराबर z नोट पर फलन का मान और उसी z बराबर z नोट पर फलन की सीमा, अगर दोनों का मान एक बराबर होता है, समान होता है, तो आप कह सकते हैं कि वो फलन आपका सतत होगा, उसके अंदर कंटिन्यूटी होगी, सांत्यता होगी। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। तो यानी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, सीधी बात है। फिर क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सीधा लिखेंगे फलन f(x) बिंदु, डेफिनेशन लिखिए, फलन f(x) बिंदु z बराबर z नोट पर, देखिए z बराबर z नोट पर सतत कहलाता है, सतत कहलाता है यदि z बराबर z नोट पर, यदि z बराबर z नोट पर क्या हो, फलन का मान, लिख लेना अच्छे से, फलन का मान बराबर होना चाहिए किसके, फलन की, किसके, फलन की सीमा के, फलन का मान बराबर होना चाहिए फलन की सीमा के, अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर आप लिमिट लगाएं, लिमिट z से कहाँ तक, z से z नोट या z से 0 तक कह सकते हैं, z से z नोट पर f(z) का मान बराबर होना चाहिए किसके, z बराबर z नोट पर f(z) नोट के। यानी यहाँ पर तो फलन का मान और ये जो फलन की सीमा दोनों अगर आपकी बराबर आती हैं तो आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन है वो आपका क्या होगा, सतत होगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो आपका f(z) है, कोई भी फंक्शन f(z) प्रांत d के अंदर सतत कहलाएगा, यानी या फिर सांत्यता होगी कि अगर वो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, सतत फलन कहलाएगा यदि वह, अर्थात लिख सकते हैं आप, कोई
अर्थात फलन एफ जेड प्रांत डी में सतत फलन कहलाता है। सिंपल सी बात है भाई, कहलाता है यदि जो फंक्शन आपने लिया है वह, यदि यह जो फंक्शन आपने लिया है डी के प्रत्येक बिंदु पर, डी के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, बिंदु पर सतत हो। अगर वह डी के प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, सतत फलन कहलाएगा। और जिन बिंदुओं पर डी के जिन मानों पर अगर आपका ये फंक्शन सतत नहीं होता है तो वे असतत बिंदु कहलाते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कहलाएगा। यानी जिन बिंदुओं पर, जिन डी बिंदुओं पर ये फंक्शन आपका सतत नहीं आता है तो उसे असंतता बिंदु आप कह सकते हैं। तो एक बार इतना लिखिए, फिर वो लाइन आपको एक नोट लगाकर मैं लाइन लिखवाता हूं। पहले इतना लिखिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में कोई लेना चाहता है तो ठीक है। अब देखो एक नोट लगाकर लाइन लिखना है कि प्रांत डी के जिन बिंदुओं पर आपका फलन है वो सतत नहीं है तो उन बिंदुओं को क्या कहेंगे, असंतत बिंदु कहेंगे। यानी जिन पर सतत नहीं है डिसकंटिन्यूटी आप कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नोट लगाना है एक, और क्या लिखेंगे कि प्रांत डी के, प्रांत डी के जिन बिंदुओं पर फलन एफ जेड सतत नहीं होता है वे बिंदु क्या कहलाते हैं आपके, वे बिंदु असंतत बिंदु, असंतत बिंदु कहलाएंगे, असंतत बिंदु, या लिख सकते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी कहलाते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाते हैं। अर्थात क्या कह रहा है कि जिन बिंदुओं पर आपका फलन है डी के, जिन बिंदुओं पर सतत नहीं होता है तो वे असंतत बिंदु कहलाते हैं। अब आपको निकालना पड़ेगा, और विशेष तौर पर कहां पर सतत नहीं होगा, जहां पर अगर ये इन्फिनिटिव बन रहा है, जिनसे इन्फिनिटिव बन रहा है, यानी जो हर का पार्ट होगा अगर वो जीरो हो गया तो इन्फिनिटिव बनेगा, तो यानी वो पॉइंट्स आपको फिर वहां से निकल जाएंगे कि जहां पर ये असतत है। तो ये कई बार पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि इस फंक्शन के असंतत बिंदु कौन से हैं या किन बिंदुओं पर ये सतत नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन से रूबरू आपको मैं करवाता हूं, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है आपके सामने। क्वेश्चन दिया है, देखिए कि यदि एफ जेड बराबर, यदि एफ जेड बराबर जेड स्क्वेयर एवरी फॉर ऑल, जो आपका जेड है वो आपके पूर्णांक संख्या से, जेड बराबर दे रखा है आपको, जेड बराबर आई, ठीक है, जेड बराबर आपको आयोटा दे रखा है, यानी आपको z बराबर a पर इसके सांत्यता की जांच करनी है।
सांत्यता की जांच करनी है। ठीक है, इस पर आपको सांत्यता की जांच करनी है। ठीक है, चलिए जांच करते हैं अपन। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। z बराबर आयोटा पर आपको सांत्यता की जांच करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सांत्यता के लिए यानी कोई सतत है तो उसके लिए कंटिन्यूटी फंक्शन है, तो उसके लिए फलन का मान बराबर फलन की सीमा होना चाहिए उस बिंदु पर जो आपको दे रखा है, जिस पर आपको सांत्यता की जांच करनी है। तो यानी बिंदु आपको दे रखा है z बराबर आयोटा, z बराबर आयोटा पर आपको फलन की सांत्यता की जांच करनी है। ठीक है, ये पॉइंट आपके सामने। देखिए z बराबर आयोटा पर सबसे पहले अगर मैं फलन का मान निकालता हूं, फलन का मान यानी f आयोटा क्या आ गया, देखिए अगर यहाँ पर आयोटा रखेंगे तो आयोटा स्क्वायर और इसका मान हो गया -1। ठीक है, ये तो फलन का मान आ गया। अब देखिए फलन की सीमा हम ज्ञात करेंगे। फलन की सीमा यानी लिमिट z टेंड्स टू, देखिए z कहाँ से टेंड्स हो रहा है, z टेंड्स टू आयोटा और एफ जेड, इसकी आपको सीमा निकालनी है। अब देखिए बहुपद फलन है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था डायरेक्ट आप आयोटा रख सकते हैं, यानी वो 1 माइनस h वाला 1 प्लस h वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पर। तो डायरेक्ट रखेंगे, देखिए आयोटा, तो ये भी आयोटा स्क्वायर बन गया यानी इसका मान -1 हो गया। तो आप देख सकते हैं दोनों जो फलन का मान है, फलन का मान है वो बराबर है आपके फलन की सीमा के, फलन की सीमा। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूटी दर्शाएगा यानी सतत होगा, सतत फलन है। तो बस ऐसे ही आपको चेक करने हैं कौन सा फंक्शन सतत होगा, किस बिंदु पर होगा। तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, सतत कहलाएगा। लिखो फिर आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं अपन। अभी बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है अपन को। देखो आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन लिखते हैं। आगे क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है आपको, देखिए यदि एफ जेड बराबर, यदि एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर और z बराबर नोट आयोटा, यानी z बराबर है वो आयोटा के इक्वल नहीं है, और 0 मान दे रखा है जब z बराबर आपका आयोटा है। ठीक है, यानी इसके सांत्यता की, अब यह वही क्वेश्चन है कि इसके सांत्यता की आपको जांच करनी है कि ये फंक्शन आपका सतत है या नहीं है, कि किन बिंदुओं पर असतत हो सकता है, यानी सांत्यता की जांच करनी है, सांत्यता की जांच आपको करनी है, सांत्यता की जांच आपको करनी है। और बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए सतत होने के लिए, फलन का मान निकालना है और फलन की सीमा निकालनी है। अगर दोनों बराबर आते हैं तो वो उस बिंदु पर कंटिन्यू होंगे, अगर नहीं आते हैं तो उस बिंदु पर वो सतत नहीं होंगे, यानी असतत होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फलन का मान निकालते हैं। फलन का मान एफ आई पर आपको निकालना है, फलन का मान, फलन का मान। तो एफ आयोटा पर आप फलन का मान निकालेंगे तो देखिए देर का है कि z बराबर आप आयोटा लेते हैं तो मान 0 आता है, तो ये तो फलन का मान आ गया। फलन की सीमा, फलन की सीमा, अब देखिए फलन की सीमा यानी अगर आप देखते हैं z बराबर नोट आयोटा है, फलन की सीमा अगर आप निकालेंगे तो z बराबर नोट आयोटा फलन की सीमा, तो आपको हर चीज पर चेक करनी पड़ेगी। तो यहां से आप देखिए z बराबर नोट आयोटा लेते हैं तो आपके पास z स्क्वायर आता है, तो देखिए ये दोनों बराबर होंगे क्या, 0 और z स्क्वायर कभी बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो यानी आप कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कि जो आपका फलन का मान है और फलन की सीमा, क्योंकि देख सकते हैं आप लिमिट z टेंड्स टू i करेंगे और f z निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप मान रखेंगे तो आयोटा स्क्वायर और इसका मान -1, देखो -1 और 0 बराबर है क्या, नहीं है, 0 बराबर नॉट इक्वल 0 बराबर नहीं है -1 के। तो यानी आप कह सकते हैं कि फलन का मान है, फलन का मान बराबर नहीं है फलन की सीमा के, नोट बराबर सीमा। तो यानी ऐसा है, तो यानी आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका क्या होगा,
असतत होगा, डिसकंटिन्यूटी आपका ये फंक्शन दर्शाएगा। ठीक है, अब एक थ्योरम करवाता हूँ, स्टेटमेंट लिखवाता हूँ उसका। एक थ्योरम लिखवाता हूं मैं, यानी अब आपको कोई फंक्शन दे रखा है, थ्योरम बस स्टेटमेंट याद रखना है आपको और कुछ नहीं इसमें, बस केवल मात्र थ्योरम का स्टेटमेंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कई बार स्टेटमेंट सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है भाई, कि आपको दिया है कि फलन एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस का आयोटा वी एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये फंक्शन दिया है और कहा है कि किसी बिंदु, कोई बिंदु दे दिया आपको कि किसी बिंदु पर z नोट बराबर x0 प्लस आयोटा y0 पर सतत है यदि और केवल यदि, यानी कंडीशन लगेगी ये कि ये तभी हो सकता है यदि और केवल यदि इसी बिंदु पर, यदि और केवल यदि फलन, जो अलग अलग फलन है आपके यू एक्स कोमा वाई तथा वी एक्स कोमा वाई, जो बिंदु आपने लिया है, ये दोनों जो आपने बिंदु लिया है एक्स नोट और वाई नोट, एक्स नोट और वाई नोट बिंदु पर सतत हों, एक्स नोट वाई नोट बिंदु पर क्या हों, बिंदु पर सतत हों। वेरी सिंपल है, लाइन बस सीधा स्टेटमेंट है कि फलन एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई किसी बिंदु पर, यानी जो बिंदु आपको एक्स नोट वाई नोट दिए हैं, ये सतत कहलाएगा यदि ये अलग अलग फंक्शन है आपके, अलग अलग फंक्शन भी क्या हो, वो भी दोनों उस बिंदु पर सतत होने चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका जो योग है, यानी जो फंक्शन बन रहा है, वो भी क्या होगा, आपका सतत होगा। तो इस स्टेटमेंट को लिखिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन करते हैं अभी कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और इसमें से 2-3 क्वेश्चन भाई पूछने की संभावना है, तो अच्छे से बिल्कुल सरल बुक है, कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा ध्यान से चीज़ें करना। क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है कुछ इसी प्रकार कि एफ जेड बराबर दिया है z अपॉन z की पावर 4-1 के लिए सत्य है। बताना है कि इसके लिए सत्य क्या है। नंबर 1 ऑप्शन आपको दिया है कि वृत्त z बराबर 1 के अंदर व ऊपर स्थित है, वृत्त z बराबर 1 के अंदर व ऊपर सतत है। वर्त है आपका वो z बराबर 1 के अंदर व ऊपर स्थित है, यानी z बराबर, अभी हम चीजें समझने वाले हैं। वर्त z बराबर 2 के, दूसरा ऑप्शन है कि वर्त z बराबर 2 के अंदर व ऊपर स्थित है, के अंदर व ऊपर सतत है। और तीसरा ऑप्शन दिया है आपको कि वर्त है वो z बराबर 1 के अंदर सतत है, के अंदर सतत है। ये आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, और बताना है कि ये दिया है कि z अपॉन z की पावर 4-1 के लिए सत्य है। सीधी सी बात है, वर्त बनेगा यहाँ पर देखिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कोई फंक्शन है कि ये अस्थित किस बिंदुओं पर है। अगर ये हमने देख लिया कि इन बिंदुओं पर अस्थित हैं, तो उनको बाकी को छोड़कर हर जगह ये स्थित होगा, सीधी सी बात है। तो यानी आप चेक कर सकते हैं अस्थित कहाँ पर होगा, कि अगर हर आपका 0 बन गया तो ये इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो आपको चेक करना है कि ये 0 किन पर बनता है, तो z की पावर 4
-1 बराबर क्या आएगा 0। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जेड स्क्वेयर माइनस का 1 इंटू में जेड स्क्वेयर प्लस का 1, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आपने यूज किया है बराबर 0। देखिए यहाँ से जेड स्क्वेयर -1 बराबर 0 आ गया और एक जेड स्क्वेयर प्लस 1 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से मान देखिए क्या आ गया, जेड बराबर प्लस माइनस 1 आ गया और यहाँ आ गया जेड बराबर प्लस माइनस आयोटा। देखिए प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का 1 और रूट आ गया तो आयोटा बन गया और स्क्वेयर इसका निकालोगे तो प्लस माइनस आयोटा आ गया। अब देखिए ये किसका इक्वेशन बन रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपके पास इक्वेशन देख सकते हैं अच्छे से, किसका इक्वेशन बन रहा है, एक वर्त का इक्वेशन बन रहा है, साफ साफ इसके अंदर लिख भी रखा है। तो आप वर्त बनाइए, ये देखिए यहां पर होगा आपका -1, ये हो गया 1 और जो आपके आयोटा होते हैं वो आप ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा याद रखना है आपको आयोटा, और नीचे आ गया माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखिए एक वर्त बनाना है, ये देखिए ये आपके पास कोई वर्त है, लग नहीं रहा होगा वर्त लेकिन मान लेते हैं वर्त है ये। ठीक है, ये आपका एक वर्त है। अब देखिए इसमें जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे बताएं क्या z बराबर 1, यानी ये आपकी लाइन होगी z बराबर 1 और z बराबर आयोटा, ये पूरी इस लाइन पर ये सतत नहीं होगा, इस लाइन पर ये सतत नहीं होगा, यानी इसकी वर्त की परिधि पर ये फंक्शन आपका सतत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने निकाले ही क्या है, असतत बिंदु निकाले हैं, यानी जिन पर ये आपका फंक्शन है वो सतत नहीं हो। असतत बिंदु हमने ज्ञात किए हैं कि जिन पर आपका फंक्शन है वो सतत नहीं हो, तो सतत नहीं है तो इन बिंदुओं पर ये सतत नहीं है, इन बिंदुओं पर सतत नहीं है, यानी ये बिंदु कहाँ पर है, ये वर्त की परिधि पर, तो यानी इसमें तो नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वाले, इसको छोड़कर बाकी ये हर जगह सतत होगा, तो यानी इसमें आपका क्या होगा, ये सतत होगा। अब यहाँ पर कोई सा बिंदु ले लीजिए, ये आपका यहाँ पर सतत होने वाला है। तो z बराबर 1 पर के ऊपर नहीं है सतत भाई, देखो z बराबर के 1 ऊपर नहीं है लेकिन अंदर सतत है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए z बराबर 1 के अंदर तो सतत है लेकिन ऊपर सतत नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। z बराबर 2 के अंदर ऊपर, 2 तो यहाँ पर है नहीं तो ऐसे ही वो असतत हो जाएगा। z बराबर 1 के अंदर सतत है, z बराबर 1 के अंदर सतत है, तो यानी ये बात आपकी सही है, z बराबर 1 के अंदर ही आपका सतत हो जाएगा। समझे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन आगे एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। अब सेम आगे वही ऐसा ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको और देर का है, यहां पर देखिए कि एफ जेड बराबर z अपॉन z स्क्वायर प्लस का 1 असतत है। ये पूछा है कि ये असतत कहाँ पर है, तो सीधी सी बात है, यानी जहाँ पर ये 0 बनेगा वहाँ पर ये असतत होगा, तो यानी आप कह सकते हैं z बराबर प्लस माइनस आयोटा पर ये असतत है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार आपको, देखिए एफ जेड बराबर दिया है z स्क्वायर अपॉन में z स्क्वायर माइनस का 3z प्लस का 2 और कहा है पर एफ जेड सतत है, पर एफ जेड सतत है, कहां पर सतत होगा ये बताना है। नंबर 1 ऑप्शन दिया है आपको z ग्रेटर देन 2, z ग्रेटर देन 2, दूसरा ऑप्शन है z लेस देन 2, तीसरा ऑप्शन है z ग्रेटर देन 3, z ग्रेटर देन 3। बताना है कि कहां पर ये असतत होगा। अब सीधी सी बात है, सतत पूछा है तो आप उन बिंदुओं पर देख लीजिए जहां पर ये असतत हो सकता है, जहां पर ये असतत हो सकता है वे बिंदु निकाल लीजिए। तो कहां पर ये असतत हो सकता है, यानी ये बराबर आपका 0 होना चाहिए, z स्क्वायर माइनस का 3z प्लस का 2 बराबर 0। अब देखो इसके टुकड़े आप कर सकते हैं आसानी से, यानी ऐसे टुकड़े करने हैं -3z के कि जहां पर आपको गुणा करें तो 2 मिल जाए और आप जोड़ें तो 3 आपको मिल जाए। तो देखिए ऐसे क्या हो सकते हैं, z स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का z कर सकते हैं माइनस का 2z, देखो माइनस का 3z और गुणा करेंगे तो आपके पास 2 आ गया। तो देखिए यहाँ से z इंटू z माइनस का 1 बन गया और यहाँ पर एक आपका और यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 2 आप ले लीजिए, माइनस का 2 लेंगे तो z माइनस का 1 यहाँ पर आ गया। तो देखिए मान आ गया आपका z बराबर 1 और z बराबर 2 पर,
z बराबर 1 और z बराबर 2 पर ये अस्तित्व होगा, z बराबर 1 और z बराबर 2 पर ये अस्तित्व होगा। तो ये बिंदु आपको देखिए निकाल लेने हैं अच्छे से। देखिए वर्त बनाना है पहले, देखिए वर्त बनेगा, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा। वर्त बना, z बराबर 1 यहाँ पर होगा, तो ये आपका एक वर्त यहाँ पर ऐसे बन गया, ठीक है। एक z बराबर 2 मान लीजिए यहाँ पर है, दूर है थोड़ा, तो एक ये आपके पास ये बन गया, ये z बराबर 2 है। अब देखिए ध्यान से, इसने कहा है कि z बराबर 1 और z बराबर 2 पर तो अस्तित्व है, यानी इस परिधि बिंदु पर आपका ये क्या है, अस्तित्व है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, सतत। देखो ध्यान से समझो इस बात को, z बराबर 1 यानी परिधि पर तो अस्तित्व है, ऐसे ही z बराबर 2 इस परिधि पर क्या है, अस्तित्व है। लेकिन अंदर इसके यहाँ पर इतने पार्ट के अंदर ये स्थित होगा। इसके आगे बाहर देखेंगे तो यहाँ पर ये हर जगह स्थित होने वाला है, बाहर z ग्रेटर देन 2 के लिए ये स्थित होने वाला है। तो आपको ऑप्शन चेक करने हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले z लेस देन इक्वल टू, यानी z बराबर 2 देर का है, 2 पर क्या सतत होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो z बराबर 2 पर इस लाइन पर ये सतत नहीं है, ये पहले मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, z बराबर 2 पर ये सतत नहीं होगा। z ग्रेटर देन 3 पर, तो इसमें देखिए z ग्रेटर देन इक्वल 3 पर ये ऐसे सतत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं z ग्रेटर देन 2, यानी z 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं z 2 से बड़ा है, तो वहां पर ये स्थित होगा, यानी z बराबर 2 को छोड़कर, z बराबर 1 को छोड़कर ये हर जगह स्थित होने वाला है। तो z बराबर 2 के लिए ये आपका सतत होने वाला। तो ये था दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आज हमने अच्छा खासा पढ़ा है। लिमिट हमने पढ़ी है, कंटिन्यूटी हमने पढ़ी है, फलन की साध्यता क्या होती है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स का अवकलन हम करने वाले हैं। कैसे आप अवकलन करेंगे, कैसे आप उसका अवकलनीयता चेक करेंगे कि अवकलनीय है या नहीं। फिर उसके बाद आपका आगे चैप्टर चलता जाएगा, विश्लेषिक फलन क्या होता है, फिर उसका ध्रुवीय रूप, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक, फिर कन्फॉर्मल मैपिंग, ये हो जाएगा आपके 5-4 क्लास के अंदर, पूरा ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, अगर ये लेक्चर सीरीज आपको अच्छी लग रही है, जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।